अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन। प्रोग्राम इल्मी गप शप में प्रोफेसर अजहर हदीस आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा प्रोग्राम खासा दिलचस्प है क्योंकि आज हम ये सुराग लगाने जा रहे हैं कि मलका तरन्नुम नूर जहां का पहला इश्क किस उम्र में हुआ, किससे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, और उस इश्क की पादाश में पाकिस्तान या पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम को क्या नुकसान झेलना पड़ा। ये सारा कुछ जनाब अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रुकें, हमारा प्रोग्राम देखें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की जो एक कैफियत होती है वो गपशप होती है ना। तो फिर इस गपशप के जानने के बाद आप भी जो अपने दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं उसमें भी ये इल्मियत आ जाएगी। तो नाजरीन, ये बताना तो जाहिर है अबस ही होगा कि नूरजहां जो है वो कसूर की रहने वाली थी, और मुझे भी बताना अबस होगा कि वो किस फैमिली से ताल्लुक रखती है। ये सारी बातें आम हैं। और आपको पता है कि लाहौर से फिर नूरजहां जो है बम्बई पहुंच गई, फिल्म स्टार बनना चाहती थी, लेकिन 1926 में पैदा होने वाली नूरजहां जो है ये 1938-39 के जमाने में पहुंच गई। कहाँ? बम्बई। थोड़ी सी उम्र थी। अब जब ये बम्बई में पहुंची ना, तो वहां सबसे पहले इसकी मुलाकात जो हो रही है वो आगा हशर कश्मीरी और उनकी फैमिली से हो रही है। आगा हशर कश्मीरी उर्दू जुबान और अदब के अंदर एक अव्वलीन ड्रामा नगारों में शुमार होते हैं, और उन्होंने वहाँ स्टेज की पूरी टीम बनाई हुई थी, स्टेज किया करते थे। और जो नूरजहां थी, जिसका असल नाम अल्लाह वसाई था, अल्लाह वसाई चाहती थी कि उसे स्टेज ड्रामों में काम मिल जाए। इसके लिए फिर उन्होंने आगा हशर कश्मीरी की फैमिली को अप्रोच किया और उनकी बीवी मुख्तार बेगम को जाके मिली। मुख्तार बेगम जबरदस्त गायक थी, पटियाला खानदान से उन्होंने गायकी सीखी थी, गजल पर भी उनकी बड़ी एक कमान थी। अब जब नूरजहां मुख्तार बेगम को मिली तो मुख्तार बेगम ने कहा, अभी क्या बनना चाहती हो? तो उसने कहा, मैं तो अदाकारा बनना चाहती हूँ, और साथ में ये भी कहा कि मैं गुलकारी भी कर लेती हूँ। तो अब मुख्तार बेगम ने कहा कि फिर मुझे कुछ सुनाओ। अब जैसे ही मुख्तार बेगम के सामने अल्लाह वसाई ने अपनी गायकी सुनाई तो मुख्तार बेगम तो बड़ी खुश हुई कि ये तो बड़ी बुलंद आहंग है, इसकी आवाज बड़ी साफ है, निथरी हुई है। तो उसने कहा, भाई तुम कामयाब हो सकती हो एक अच्छे गायक के तौर पर, मगर ये नाम नहीं चलने वाला अल्लाह वसाई। तो उसने कहा, जी फिर मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, जी आपका नाम मैं रखती हूं। तो बोला, क्या नाम रखे? तो उन्होंने कहा, बेबी नूरजहां। क्या नाम रख दिया जी? बेबी नूरजहां। यूं नूरजहां मशहूर होगी, स्टेज में काम मिलने लग गया। जब स्टेज में काम मिला तो आस्ता आस्ता पता चला कि फिल्मी दुनिया भी है, और फिल्मी दुनिया के अंदर भी जब काम मिलने के करीब हुआ तो लोगों ने कहा, जी आप अपनी गायकी को मौसीकी के मुताबिक करें और किसी उस्ताद की शागिर्दी इख्तियार करें। तोती बोल रहा था जी उन दिनों फिरोज नजामी साहब का, बड़े मशहूर थे बंबई में। अब फिरोज नजामी के पास जाके ये गायकी करने लगी। अब फिरोज नजामी के छोटे भाई लाहौर से ताल्लुक रखते थे, जिनका नाम था नजर मोहम्मद। ये वही नजर मोहम्मद है जो बाद में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अव्वलीन ओपनर्स में से ओपनर थे। अब नजर मोहम्मद पंजाब क्रिकेट टीम के मेंबर थे और वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके खेला करते थे, जैसे कि बम्बई, जैसे कलकत्ता, जैसे कि दिल्ली। तो जब उनकी टीम उन दिनों बम्बई आई हुई थी तो वो अपने भाई के घर ठहरे हुए थे, और भाई के ड्राइंग रूम में एक खूबरू लड़की आके गायकी सीख रही थी। जब वो गीत गा रही थी तो नजर मोहम्मद कहीं अंदर बैठे थे। उन्होंने जब वो गीत सुना तो चलते चलते ड्राइंग रूम में आ गए और आके टिकटकी बांध के देखने लग गए कि यार ये लड़की क्या कर रही है, बड़ा खूबसूरत गीत गा रही है। अब टिकटकी जब बांधे देख रहे थे तो नूरजहां को महसूस हुआ कि कोई उसे घूरी जा रहा है। तो नूरजहां ने गीत छोड़ के फौरी पूछा, भी क्यों घूर रहे हो, तुम कौन हो? तो फिरोज नजामी ने बताया कि ये मेरा छोटा भाई है, क्रिकेटर है, गीत भी गा लेता है, गजल भी पढ़ता है, एक दो बार रेडियो पर इसकी गायकी भी चली है। तो नूरजहां के वो पास बैठ गया। अब नूरजहां ने उसे कहा कि तुम कुछ सुनाओ। तो के.एल. सहगल के एक दो गीत जो है ना वो नजर मोहम्मद ने सुनाए। अब दोनों की केमिस्ट्री मैच कर गई। एक दो साल में दोनों में मोहब्बत की पींगे बढ़ने लग गई। आस्ता आस्ता दोनों ने जब एक दूसरे के साथ जो है कस्में खानी शुरू कर दी जिंदा रहने की। अब ये सारी बात चली गई फिरोज नजामी के पास भी, और फिरोज नजामी की फैमिली जो लाहौर में मुकीम थी उसके पास, और आपस में खतो किताबत के बाद ये फैसला हुआ कि नजर मोहम्मद की मंगनी कर दी जाए कहीं और, ताकि बेबी नूरजहां के चुंगल से निकल जाए।
اب ایک فیملی جو نظر محمد کی فیملی ہے، جن کی خواتین باپردہ ہیں یا ان کی فیملی فلم انڈسٹری میں نہیں ہے، اب وہ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لے جو گیت سنگیت کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا جو ہے وہ فلم انڈسٹری ہے یا گائکی ہے یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ لائٹ ایریا وہ ہے۔ اب جن دنوں نور جہاں بمبئی میں رہ رہی تھی نا، تو ان دنوں ان کی بہن بھی وہاں رہ رہی تھی اور وہ وہاں کوٹھے پہ گانا گاتی تھی۔ ان کا بھائی وہاں شراب اور جوا اور اس طرح کی بری لت میں مبتلا تھا۔ اب نظر محمد کی فیملی تو یہ نہیں چاہ رہی تھی، اس لیے پھر نظر محمد کی کہیں منگنی کر دی گئی اور نظر محمد نے پھر ایک بڑا دکھ بھرا خط جو ہے وہ نور جہاں کو لکھا۔ اس بات کا اقرار نور جہاں نے اپنے انٹرویو میں بھی کیا ہے، اور نور جہاں کو خط لکھا اور خط میں اس نے بتایا کہ میری فیملی نے میری منگنی ایک ایسی جگہ پر کر دی ہے جہاں ایک لڑکی بڑی ہی مظلوم ہے، اب میں اسے منگنی توڑ نہیں سکتا، لیکن میں اب کیا کروں، مجھے آپ سے سچا عشق ہے، محبت ہے، اور اس طرح کی نا کافی باتیں لکھ کے نور جہاں کو بھیجی۔ لیکن اب نور جہاں بھی ایک قدم آگے جا چکی تھی، کیونکہ نور جہاں کا تعلق شوکت حسین رضوی سے بمبئی میں پکا ہو رہا تھا۔ شوکت حسین رضوی ان دنوں منٹو کے ساتھ مقیم تھے، سعادت حسن منٹو کے ساتھ، اور وہاں بیٹھ کر وہ نور جہاں کی باتیں کیا کرتے اور بتاتے کہ یار اس کی آواز اچھی لگتی ہے، اس کا بڑا پیارا معاملہ ہے۔ منٹو نے اس حوالے سے اپنے خاکوں کی کتاب میں لکھا بھی ہے۔ اور آخر دھیرے دھیرے جیسے ہی نور جہاں کی زندگی سے نظر محمد آؤٹ ہوئے تو شوکت حسین رضوی کی انٹری نور جہاں کی زندگی میں پکی ہو گئی۔ حتیٰ کہ منٹو کہتے ہیں کہ میں نے شوکت حسین رضوی کو یہ روکا تھا کہ وہ نور جہاں سے شادی نہ کرے، لیکن اس کے باوجود شوکت حسین رضوی نے 1943 میں نور جہاں سے شادی کر لی اور بمبئی میں رہنے لگے، مل جل کے کچھ فلموں میں کام کرنے لگے۔ زمانہ گزرا اور 1947 آ گیا۔ 1947 کے اندر بڑا خوفناکی کا عالم تھا۔ جیسے ہی کچھ خوف کم ہوا تو وہ وہاں سے چل کے کون بھلا نور جہاں اور شوکت حسین رضوی لاہور میں آ گئے۔ یہاں پر انہوں نے ایک فلم سٹوڈیو لیا اور فلم سٹوڈیو کا نام رکھا شو نور۔ شوکت کا شین اور واو لے لیا اور نور جہاں کا نور لے لیا، شو نور سے وہ بن گیا شاہ نور سٹوڈیو۔ اب وہاں آ کر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ یہاں کام کر رہے تھے تو انہی دنوں یہاں پر ملکہ ترنم نور جہاں فلم 94 بنا رہی تھیں۔ یہ غالباً 1952 اور 53 کا زمانہ چل رہا تھا، اور 1952-53 کے جو یہ زمانہ چل رہا تھا اس میں ملکہ ترنم نور جہاں فلم کون سی بنا رہی ہیں 94، اور 1952 میں ہی پاکستانی کرکٹ ٹیم کھیلنے گئی ہے ہندوستان میں، کلکتہ میں، اور وہاں نظر محمد نے بطور اوپننگ بیٹسمین بہت ہی شاندار کارکردگی دکھائی اور ٹیسٹ میچوں کے اندر سنچریاں داغ دیں۔ اب اس سے پورے ملک میں نظر محمد مشہور ہو گئے۔ اب جب نظر محمد مشہور ہو گئے ہر آدمی ان کو جاننے لگا۔ نظر محمد جب واپس پاکستان آئے تو پتا چلا جی کہ شاہ نور سٹوڈیو کے اندر فلم بن رہی ہے، ملکہ ترنم نور جہاں وہاں ہوتی تو یہ بھی وہاں جانے لگ گئے اور ان کی ملاقاتیں زیادہ ہونے لگیں۔ اب ان ملاقاتوں پر شوکت حسین رضوی کو اعتراض تھا، لیکن یہ ملاقاتیں جب اعتراض کی زد میں آئیں تو اب پہلے تو ملاقات آمنے سامنے ہو رہی تھی، بعد میں پھر چھپ کے ہونے لگی۔ شوکت حسین رضوی نے بھی ملکہ ترنم نور جہاں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ایک بار جب انہیں یہ پختہ یقین ہو گیا کہ نور جہاں کا تعلق نظر محمد کے ساتھ ہے، بلکہ انہوں نے تو افیئر تک کہہ دیا، تو انہوں نے کہا میں نے پھر سوچا کہ کیوں نہ میں اس کی جاسوسی کروں، اور اپنے ملازم کو کہہ دیا کہ جی وہ اس کی جاسوسی کریں۔ گھر کے ملازم نے پھر انہیں بتایا کہ جناب ملکہ ترنم نور جہاں ابھی گاڑی میں بیٹھ کے اپنی ایک ملازمہ کے ساتھ گھر سے باہر نکلی ہے اور قریب ہی کسی ایک پارک کے ارد گرد بنی عمارتوں میں وہ گئے ہیں۔ اب شوکت حسین رضوی بھی اپنے 2-4 دوستوں کو ساتھ لیا، 2 گاڑیاں لی، علاقے کی ناکہ بندی کرتے کرتے اس گھر پر پہنچ گئے اور اس گھر کے اندر پھلانگ کر اندر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سیڑھیوں پر ان کی ملازمہ کھڑی ہے۔ انہوں نے شوکت حسین نے بھاگ کے جا کے پکڑ لیا اس ملازمہ کو اور آگے نہ جانے دیا۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ کر شوکت حسین رضوی پر پہنچے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پلنگ پر نظر محمد لیٹے ہوئے ہیں اور نور جہاں بھی ہیں، تو اب مجھے دیکھ کر نظر محمد نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔
नाजरीन, नज़र मोहम्मद उस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की उम्मीद बन चुके थे। हर तरफ उनकी खबरें थी, अखबारों में फीचर लिखे जा रहे थे। उनकी जो बैटिंग है उसकी बड़ी बात हो रही थी। अब उसी असना में ज़ाहिर बॉलर भी बड़े अच्छे थे। अब इसी असना में उन्होंने खिड़की से नीचे छलांग लगा दी। जब नीचे छलांग लगाई तो बाजू पे जोर पड़ा और बाजू टूट गया। अब नज़र मोहम्मद ने उस वक्त अपने बाजू का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने की बजाय देसी टोटकों की तरफ रुजू किया और आस्ता से उनका बाजू खराब हो गया और वो हमेशा के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को खैर बात कहना पड़ा, क्योंकि बैट ही नहीं पकड़ सकते थे। यहाँ ये बात भी ज़हन में रखिए कि जब उनके बाजू टूटने की खबर हमारे अखबारों में शाया हुई तो लंदन में, यानी फेम देखिए कितनी थी, लंदन में एक क्रिकेट मैच के दौरान लोगों ने खामोशी इख्तियार की, जो से हम अलामती खामोशी कहते हैं, वो इख्तियार की कि एक अच्छे खिलाड़ी से क्रिकेट जो है ना वो महरूम हो गई। अब मलका तरन्नुम नूर जहां और शौकत हुसैन रिजवी के दरमियान यकीनी सी बात है तलाक की ठहरी। नाजरीन, अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैंने ये सुराग लगाया कि मलका तरन्नुम नूर जहां का जो पहला इश्क है वो किस उम्र में हुआ, किस जगह पे हुआ, किस से हुआ, और नज़र मोहम्मद का कैसे इससे वास्ता पड़ा, शौकत हुसैन रिजवी ने कैसे जनाब इन दोनों को पकड़ा और पकड़ के फिर उन्होंने इस मलका तरन्नुम नूर जहां को डाइवोर्स कर दिया। ये अलहदा बात है कि मलका तरन्नुम नूर जहां ने बाद में एजाज दुरानी से शादी कर ली। एजाज दुरानी का तोती बोलता था, इंतहाई खूबसूरत हीरो थे और फिल्म हीर रांझा के अंदर उनका, जिन लोगों ने नहीं देखा, अगर फिल्म हीर रांझा देखी होगी तो उसमें जो हीरो है वो एजाज दुरानी, साथ हीरोइन फरदौस है। अब मलका तरन्नुम नूर जहां के साथ यहाँ पर क्या होने जा रहा है, वही कुछ जो उन्होंने शौकत हुसैन रिजवी के साथ किया। अब एजाज दुरानी के साथ जब मोहब्बत हो गई तो अब उस मोहब्बत में थोड़े दिनों के बाद फरदौस की एंट्री हो गई। फरदौस हीरोइन है, ये हीर रांझा की खूबसूरत लेडी थी। अब एजाज और फरदौस की मुलाकातें बढ़ने लगी और अब दिल किसका जल रहा है, मलका तरन्नुम नूर जहां का। आखिर दोनों के दरमियान फिर मसला बना और मलका तरन्नुम नूर जहां को एजाज ने तलाक दे दी और फिर उसने फरदौस से शादी कर ली। इसके बारे में भी ज़ाहिर है लोगों को पहले से इल्म होगा, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जैसा ही करनी फिर वैसी भरनी होती है। बहरहाल नूरजहां ने दुनिया को सन 2000 में खैरबाद कहा। कराची में वो दफन है। हालांकि उनकी बेटी जो थी उन्होंने उस वक्त जनरल मुशर्रफ से ये गुजारिश की थी कि हुमा जो थे ज़िले हुमा कि ये उन्हें लाहौर में दफन किया जाए, सरकारी एजाज़ात के साथ दफन किया जाए। लेकिन फिर मुशर्रफ को किसी ने समझाया कि अगर आपने ये काम कर दिया तो उलमा कराम को बहुत बुरा लगेगा और मुमकिन है आपके खिलाफ कोई एक नया महाज खड़ा हो जाए। इसलिए फिर नूरजहां को लाहौर नहीं लाया गया और कराची में ही दफन कर दिया गया। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की गपशप, आज की इल्मी बातें आपको पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह ऐसी गपशप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।